हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआरमी यूट्यूब चैनल। दिल्ली आयुष हेल्थ सोसाइटी की तरफ से जो बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं नेशनल आयुष मिशन में, जो कि है आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर, होम्योपैथी और यूनानी मेडिकल ऑफिसर की, आप सभी को भी पता होगा। जिसमें जो है कई सारी बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी की तरफ से। और फार्मासिस्ट, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा इंस्ट्रक्टर की भी पोस्ट है। तो उसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं 15 जून से। आप सभी को भी पता है, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो आप आई बटन में शो हो रहा होगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे जो है वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, क्या वेरिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन आज का टॉपिक वो नहीं है हमारा। आज का टॉपिक है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए क्या टिप्स होने चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करके जाएं, क्या क्या जो है ऐसे पॉइंट हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मुझे लगा कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको बताने चाहिए, इंटरव्यू की गाइडेंस देनी चाहिए यूट्यूब पे आके। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि इंटरव्यू में क्या कुछ ऐसा खास करके जाए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो जरूर जो है तसल्ली से देखिएगा, पूरा बिना स्किप करे। मैं हर पॉइंट को जो हूँ डिस्कस करूंगा कि जो एनएएम यानी कि नेशनल आयुष मिशन या एनएचएम के जो इंटरव्यू होते हैं उनमें क्या जो है ऐसी बातें पूछी जाती हैं और हमें क्या जो है तैयारी करके जानी चाहिए। क्योंकि कुछ तो हमें तैयारी करनी है, ऐसे तो है नहीं कि मुंह उठा के चले जाएं और जो है तो फिर वो जो है आपका मुंह उठा के ही सीधे जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए जो है आप बेहतर होगा कि आप जो है वीडियो देख कर जाए और उस हिसाब से जो है तैयारी करके जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। और आयुर्वेदा के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एआई, एपीजीटी, एएमओ, एमओसीएच, एफएसओ कोर्स, या कोई भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है टीम आयुर आर्मी का, इस पे कांटेक्ट करके टीम से जो है आप बात कर सकते हैं। कोई भी कोर्स के बारे में डेमो वीडियो जो है, फ्री डेमो वीडियो सभी कोर्सेज की ऐप में आपको मिल जाती है। डेमो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, डेमो पसंद आए तो कोर्स को एक्सेस जरूर कीजिए। हमने जो है बहुत ही किफायती कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं आयुर्वेद की आर्मी खड़ी हो, इसीलिए जो है हम इतने सस्ते कोर्स दे पा रहे हैं पूरे भारत में। और हम गारंटी भी देते हैं कि जो पढ़ाया है मैंने, अगर आपने पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता कोई भी, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेंगे। और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो आयुर आर्मी से लगातार सिलेक्ट होकर अपनी लाइफ बना रहे हैं, अपनी जिंदगी बना रहे हैं। तो एआईएपीजीटी का क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं, यूपीपीएससी, एमओ, एमओसीएच का तीसरा बैच, न्यू बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 जुलाई से। आयुर्वेदा, जीके, जीएस सब कुछ आपको इसमें करवाया जाएगा, जो कि आप ले सकते हैं। या फिर राजस्थान एनएएम का क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं, जिसका एग्जाम 4 जुलाई को है। टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। यूपीपीएससी का जीके जीएस बैच चाहते हैं, होम्योपैथी या यूनानी के बच्चे हैं तो वो अलग से आप ये बैच भी ले सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी या पारिक के लेक्चर मात्र 50 रुपए में, रसशास्त्र का वन शॉट कोर्स मात्र 120 रुपए में। और एआईएपीजीटी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना है और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को जो टिप्स दे रहा हूं, आप तो एक कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो मैं बताऊंगा वो आप ऐड ऑन करिएगा पॉइंट वाइज। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि आपको क्या करना है। देखिए, आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। सबसे पहला स्टेप होगा जिसमें आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पिछला वीडियो मेरा देख लेना, जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और क्या जो है सारी ओरिजिनल आपको फोटोकॉपी ले जानी है। ये सब जो है आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो वो वीडियो देख लें और उसकी जो है फाइल बना ले बकायदा। ठीक है, क्रम वाइज जो फाइल बना ले, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पेन वगैरह सब कुछ जो है आपकी जरूरत की चीजें जो हो सकती हैं आपको लग रहा है वो सब कुछ जो है आप ले जाइए। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन हमेशा आता है बच्चों का कि रजिस्ट्रेशन इसमें दिल्ली का मांगा गया है, तो क्या हम यूपी के बच्चे हैं, हम अलग स्टेट के हैं, तो हम इंटरव्यू के लिए जाएं या ना जाएं या हमें बाहर कर दिया जाएगा? तो इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट जो है दिल्ली का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। लास्ट डेट जो थी एग्जाम फॉर्म फिल करने की, ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जाम जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी वो 25 मई थी। तब तक जो है दिल्ली का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करवा पाए दिल्ली का रजिस्ट्रेशन, अदर स्टेट के हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इंटरव्यू के लिए जरूर जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूर जाइए। देखिए, अगर आसपास के स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसपास के जो है स्टेट से बिलोंग करते हैं तो जरूर जाइए आप जो है। क्योंकि जब तक जाएंगे नहीं तब तक जो है मौका खो देंगे।
हो सकता है कि आपको जो है टाइम मिल जाए, बाद में जो है आपको टाइम दे दें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, क्योंकि मात्र 10 से 20 दिन लगते हैं और आपको जो है हो सकता है टाइम दे दें। तो इसलिए जो है एटलीस्ट आप जाइए तो जरूर। ठीक है। दूसरा ये है कि इस वैकेंसी को बहुत सीरियसली लें। एक तो दिल्ली में ये बहुत सालों बाद ये वैकेंसी आ रही है नेशनल आयुष मिशन में। दूसरी, ये जो वैकेंसीज होती हैं ये बहुत कहने को तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की होती है, लेकिन ये जो है एक तरह से परमानेंट होती हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि हर साल इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहता है, क्योंकि ये जो मिशन है, जैसे आप देखें एनएचएम, एनएएम, ये कई सालों से चल रहे हैं। ठीक है, 2005 से चल रहे हैं और ये लगातार रिन्यू होता रहता है। ठीक है। तो उसमें जो है आपको जो है ये परमानेंट पोस्ट रहती है एक तरह से। 60 साल, देखिए लिखा भी है इन्होंने। अब ये देखिए, सामने तो लिख नहीं सकते परमानेंट, परमानेंट लिखेंगे तो सैलरी भी परमानेंट वाली, फिर पर्क्स भी वो देने पड़ेंगे, इसलिए जो है सैलरी कम रखती है सरकार। और नेशनल आयुष मिशन में 60 साल तक आपकी एक तरह से वैकेंसी रहती है। और दिल्ली जैसा जो अगर आपको सिटी मिल जाए जहाँ पे रहना खाना सब कुछ जो है बहुत ईजी है, बहुत अच्छी लाइफ है, तो वहां पे वैकेंसी ये वाली आयुर्वेदा की बहुत अच्छी रहती है, यूनानी या होम्योपैथी की जो भी है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं, आपको पता भी है, तो ये आप याद रखें। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि सबसे पहले जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू का कॉल आएगा, ठीक है, तो इंटरव्यू के कॉल के समय क्या करना है, और उससे पहले जो है आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपका पहनावा होता है। आपका पहनावा जो है अच्छा होना चाहिए, यानी कि लगना चाहिए कि आप जो है एक डॉक्टर हैं, साफ सुथरे डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं हो कि आप जो है धुरंधर मूवी की तरह जो है बहुत बड़ी जो है दाढ़ी बढ़ाकर चले जाएं, जैसे मेल कैंडिडेट के लिए बोल रहा हूँ। या फिर जो है फीमेल कैंडिडेट हैं तो वो जो है कुछ ऐसे जो है पहनावे पहन के चले जाएं, या फिर जो है ज्यादा मेकअप आइटम करके चले जाएं, जिससे जो है सामने इंटरव्यूअर पे जो है गलत इंप्रेशन इंप्रेशन जो है पड़ता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि आपका जो है पहनावा, आपका गेटअप कैसा होना चाहिए, उस पे आपको फोकस रखना है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए गेटअप का कुछ नहीं है, मेल कैंडिडेट है, अभी गर्मी चल रही है, आप जो है शर्ट पैंट पहन के जाइएगा। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, आप डॉक्टर हैं, टी शर्ट जीन्स वगैरह मत पहन के जाइएगा, स्पोर्ट्स शूज वगैरह आप जो है शर्ट पैंट पहन के जाइए। नीचे जो है आपके जो बूट शूज होते हैं, ठीक है, चमड़े वाले शूज होते हैं, लेदर शूज जो होते हैं वो आप पहन के जाइए। ये नॉर्मल पहनावा है। और आप जो है अपनी जैसे भी है, हल्की दाढ़ी रखते हैं तो हल्की दाढ़ी रखें, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है पूरा दाढ़ी वगैरह रख के जो है जा रहे हैं, बियर्ड बहुत ज्यादा बड़ी है, बाल बहुत बड़े हैं, बिल्कुल सेट होने चाहिए। ठीक है, नहा धो के अच्छी तरह जाइएगा। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी में सबसे ज्यादा, कि वो नहाते नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, वो तो चलो सबका अपना अपना जो है वो मन है, लेकिन आज के दिन मतलब जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन जरूर आप जो है ये सब करके जाइएगा। तीसरा पॉइंट ये है, फीमेल के लिए मैं बता देता हूँ। फीमेल के लिए देखिए सबसे अच्छा पहनावा तो क्या होता है, इंडियन जो है साड़ी होती है। ठीक है, आप साड़ी पहन सकते हैं, मैरिड हैं, अगर आप जो है कंफर्ट हैं तो वो जो है साड़ी आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियां भी चल रही हैं। और बाकी जो है आप जो है बाल जो है अपने वो जो है बांध के जाइएगा। नॉर्मल जो है आप जो एक हेयर बैंड वगैरह जो भी लगाते हैं वो वैसे बाल बांध के जाए, मतलब खुले करके मत जाइएगा बाल, कहने का मतलब ये है। और मेकअप आइटम भी जो है बहुत कम रखिएगा। और ज्वेलरी जो है मैरिड के जो कैंडिडेट होती हैं वो ज्वेलरी वगैरह जो है बहुत ही कम पहन के जाएगा। ज्वेलरी बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है, जो बहुत जरूरी है वो ही आप पहन के जाइएगा, इतनी ज्वेलरी मत पहन के जाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं और फिर जो है इंप्रेशन सही नहीं पड़ता है। ये नॉर्मल बातें हैं जो कई लोग नहीं बताते हैं, लेकिन ये होती हैं बातें। ठीक है, इन पे फोकस किया जाता है। और बाकी जो है अनमैरिड है या वैसे भी नॉर्मल जो है, तो वो जो है सूट कैरी कर सकती हैं। सूट आप पहन के जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो है पहनावा यानी गेटअप आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अब जो है इंटरव्यू में जब आपको बुलाया जाएगा, तो जिस रूम में आपको बुलाया जाएगा कि आपको जो है 101 रूम में जाना है, वहां पे जो है इंटरव्यूअर बैठे हैं। तो सबसे पहले जो है गेट होगा, तो आप नॉक करिएगा आराम से। और जब वो मे आई कम इन आप बोलिएगा। ठीक है, अगर आपको वो अंदर तक ले जाते हैं, जो जैसे जो बाहर वाले गार्ड वगैरह होते हैं, गार्ड भैया वगैरह, अगर अंदर तक ले जाते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको गेट पे छोड़ दें और आपको एंट्री लेनी है, तो आप मे आई कम इन करके जो है एंट्री लीजिएगा। ऐसे नहीं कि सीधे जो है चलते हुए बने और सीधे जो है वहां पर चेयर पड़ी है और आप सीधे बैठ जाएं। आप मे आई कम इन बोलिएगा। अगर फिर जब वो बोलेंगे यस यू में, तब जो है आप एंट्री लीजिए, बहुत शालीनता से जो है एंट्री लीजिएगा। ऐसा नहीं है हड़बड़ाते हुए, या सांस आपकी बहुत चल रही है, हांफ रहे हैं, इतना सब कुछ इतना टेंशन लीजिएगा ही मत। ठीक है, ये कोई आपकी जिंदगी की जंग नहीं है।
कि आप जो है अगर इसमें हार गए तो आप जिंदगी भी हार जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक छोटी सी जॉब है, ठीक है, आप जॉब समझ के जाइए कि हाँ ठीक है मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा। इतना ख्याल रखिए, मैं अपना 100% दूंगा, 90% दूंगा, ठीक है, बस अपनी तरफ से गलती ना हो मेरी। और इसीलिए आप जो है शायद वीडियो भी आज देख रहे हैं। तो आप जो है उसमें फिर जब आप अंदर पहुंच जाएं तो जो चेयर पड़ी है तो उसमें सीधे आप ना बैठे, जो चेयर है आप सीधे ना बैठे, आप जो है उनको ग्रीट करेंगे तो गुड आफ्टरनून, अब यानी उस टाइम दोपहर होगी, आप जब तक पहुंचेंगे तो गुड आफ्टरनून सर या गुड आफ्टरनून मैम, जो भी सामने बैठे हैं, और सभी से आई कांटेक्ट करते हुए, ठीक है, वो खुद ही बोल देंगे अपने आप ही कि यस यू मे सिट, ठीक है, तो आप बैठ जाइएगा। अगर वो जो है नहीं भी बोले तो आप पूछ सकते हैं सर मे आई सिट, ठीक है, तो ऐसे करके जो है आप खुद भी जो है शालीनता से पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी भाषा शैली जो है बिल्कुल शालीन भाषा रखना आप, बहुत ही जो है नॉर्मल भाषा रखना, आप जो घर में यूज करते हैं या अपने बड़ों से जैसे भी यूज करते हैं वो वाली मत यूज करिएगा, बिल्कुल शालीनता से जो है आपको यूज करना है। फिर आप जब बैठ जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन का जवाब जो है आई कांटेक्ट करते हुए देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मान लो चार लोग बैठे हैं, ठीक है, एक चेयरमैन हो गया, या फिर साथ में आयुर्वेदा एक्सपर्ट बैठे हैं, और भी और कोई बैठा हुआ है, तो आपको जो है जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लो चेयरमैन ने पूछा, आप आपकी ये जो है चेयर है मान लो, ठीक है, ये चेयर है, ये चेयरमैन है, ये आयुर्वेदा एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो है कोई और होम्योपैथी एक्सपर्ट बैठे हैं या कोई और बैठे हैं, ठीक है। तो आप जो है जैसे चेयरमैन ने सवाल पूछा तो आप यहां पे देखते हुए ही आंसर देंगे, चेयरमैन की आई कांटेक्ट करते हुए ही आप जो है आंसर देंगे। ये नहीं कि आप आयुर्वेदा एक्सपर्ट को जो है आप अपना मान रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं नहीं यार आयुर्वेदा एक्सपर्ट तो अपना है क्योंकि इसने भी आयुर्वेदा किया, या होम्योपैथी एक्सपर्ट तो अपना है इसने होम्योपैथी की है, ये फार्मासिस्ट है, इसको तो मैं जानता हूं, तो मैं इनको क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, यहाँ आप देखते हुए जवाब दे रहे हैं। तो ये चीजें मत करिएगा, इससे गलत इंप्रेशन जाता है। इसमें आयुर्वेदा एक्सपर्ट चाहे आपका परिवार का भी क्यों ना हो, तब भी वो जो है आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा अगर चेयरमैन रूठ गए तो। समझ रहे हैं आप? तो चेयरमैन जो है अगर पूछ रहे हैं तो आप उनको सवाल का जवाब दीजिए, आयुर्वेदा एक्सपर्ट पूछ रहे हैं तो आप उनको देखते हुए सवाल का जवाब दीजिए, जो भी पूछ रहे हैं जहां पे, ठीक है, आप वहीं पे। अच्छा, जब चेयर पे बैठे तो चेयर पे बैठने का भी एक तरीका होता है, आपको मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए आप जब चेयर पे बैठे तो चेयर जहां पे डली हुई है आप वहीं के वहीं वहीं पे बैठ जाइए, ठीक है। चेयर को ऐसा मत करिए कि खिसका रहे हैं अपनी साइड या उधर कर रहे हैं, कई लोग होते हैं ना चेयर को अपनी साइड खिसका के आगे पीछे करके जो है फिर बैठते हैं, आवाज भी होती है उसमें, और फिर जो है चेयर वो आपके लिए ऐसी डाली गई कि आप उसमें जो है फिट हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आप आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, समझ रहे हैं आप? तो आपको जो है चेयर वेयर ज्यादा हिलानी विलानी नहीं है। और जब चेयर पे बैठ जाए तो अपने हाथ जो होंगे वो आपको अपने थाइज पे रखने हैं, हाथों को अपने थाइज पे रखना है, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये सब बॉडी जो है आपके बॉडी पोस्चर को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो थाइज को जो है हाथ पे, मतलब हाथ को थाइज पे रखेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है, तो हाथों को जो है थाइज पे रखेगा, और फिर जो है आपको आई कांटेक्ट करते हुए सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। ये सारी बात रही, आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, अब जो है इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें तो मैंने बता दी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो, और एनएएम में खासकर हमें क्या तैयारी करके जानी है वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपको याद करके जाना है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट। अब आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन बता रहे हैं सर, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आपको होपलेस करने के लिए जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छी तरह पढ़ के जाना है, एडवर्टाइजमेंट आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट में क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर बताइए जिस एडवर्टाइजमेंट के लिए आए हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, दिल्ली स्टेट, ये जो वैकेंसी निकली है वो किसके द्वारा निकली है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या डायरेक्टरेट, मतलब आंसर तो नहीं बताएंगे, वो वैसे ही बोल देंगे, तो आप याद रखें डायरेक्टरेट ऑफ आयुष की तरफ से ये वैकेंसी निकली है। दूसरा, दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी की तरफ से वैकेंसी निकली है, तो दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी क्या है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप याद रखें, दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी के बारे में गूगल से आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो है आपको याद रखना है कि कोई पूछेगा कि अच्छा जिस वैकेंसी के लिए आए हैं उसकी सैलरी कितनी है, या उसमें कितने टोटल कैंडिडेट जो है वैकेंसीज हैं, तो आप याद रखें आयुर्वेदा में 25 हैं। अब जैसे आयुर्वेदा के तो आप अपनी आयुर्वेदा बोलिए कि मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा में 25 वैकेंसी हैं, और इसमें जो है 40,000 जो है सैलरी है, जिसमें 25,000 फिक्स्ड है और 15,000 जो है परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट है। समझ रहे हैं? फिर कोई पूछेगा आपसे कि इसमें क्या जो है एलिजिबिलिटी बताई गई है, तो वो एलिजिबिलिटी
आप पढ़ के जाए, मतलब कहने का मतलब एडवर्टाइजमेंट अच्छे से एक बार देख लें कि कब इसकी लास्ट डेट थी, कब इसका जो है कितने दिन इंटरव्यू चलेगा। जैसे आयुर्वेदा के आप है तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इंटरव्यू जो है कितने दिन चलेगा। अब आप कहें नहीं मेरा तो आज ही है यार, मेरे को बाकियों का क्यों पता। ठीक है, तो वो गलत है, आपको मतलब थोड़ा पता होना चाहिए, ये चीजें हैं। तो ये जो है आपको मेरे को बताना था। एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले क्वेश्चन निकल आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। सैलरी क्या है, जिस एडवर्टाइजमेंट के लिए आए हैं उसका एडवर्टाइजमेंट कब निकला था, ये सब आप याद रखें। दूसरा, दूसरा जो याद रखना है आपको, जीके के बारे में। ठीक है, अब जीके यानी कि आयुष जीके। अब आयुष जीके में भी अ, आयुष जीके में आ जाते हैं आपके प्रोग्राम, और जो इस साल जो है चल रहा है आयुष जीके में घटित हुआ है वो। मेडिकल ऑफिसर हैं आप, चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी के लिए जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं आप जो है पेशेंट को ही देखें, कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होते हैं, उसमें भी जो है आपको इन्वॉल्व किया जाता है। तो वो चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट हो जिसको जो है जनरल नॉलेज की भी जानकारी हो, आखिर आसपास जो आयुष के क्षेत्र में चल क्या रहा है। तो आयुष जीके में मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ठीक है, उनको गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, अभी समय इतना नहीं है कि मैं उनको पढ़ाने बैठूं, तो आप उनको गूगल कर लीजिएगा जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आ गया कि NAM, ये नेशनल आयुष मिशन होता क्या है, कब जो है आया, इसके बारे में सारी जानकारी, कब आया, इसमें क्या क्या जो है अंग होते हैं, क्या विभाग होते हैं, और क्या इसका काम होता है, ये सब। दूसरा है NHM, NHM के बारे में पढ़ना है आपको, NAM NHM। तीसरा, तीसरा जो है आपको इसमें पढ़ना है प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपका आ गया जननी सुरक्षा योजना, JSY, जननी सुरक्षा योजना। हिंदी में लिख देता हूं मैं, इनको सबको आपको गूगल करना है आज रात बैठ के, जननी सुरक्षा योजना। तीसरा, ठीक है, तीसरा है आपका जननी सुरक्षा योजना हो गया। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना जिसमें आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, गोल्डन कार्ड बनाया जाता है। तो सीधे पूछ लेंगे आयुष्मान कार्ड क्या है। ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि 5 लाख प्रति कार्ड जो है हम लाभार्थी को जो है उसमें सूचीबद्ध चिकित्सालय जो होते हैं उसमें इलाज करने का जो है, इलाज करने के लिए जो है आप जा सकते हैं। 5 लाख तक का जो है उनको छूट मिलती है, तो उसमें इलाज करवा सकते हैं। तो ये आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, इसके बारे में पढ़ लें। और आयुष्मान भारत योजना में क्या आयुर्वेद भी इन्वॉल्व है, तो इसके बारे में अभी कुछ अगर अपडेट आई है तो गूगल से आप देख लें, आयुर्वेद या आयुष की जो विधाएं हैं, होम्योपैथी यूनानी, क्या आयुष्मान भारत योजना में वो भी इन्वॉल्व है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। तो ये और जो है आपको लग रहे हैं जैसे कि वैक्सीनेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वैक्सीनेशन के बारे में मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं डिटेल में आप सब कुछ बताएं, आप डोज वगैरह ऐसा, मतलब हल्का फुल्का याद हो। जैसे मिशन इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, मिशन इंद्रधनुष क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ जो है आयुष जी के में। अच्छा, अभी जो है पद्म श्री मिला है डॉक्टर के ठकराल जी को, तो वो जो है पद्म श्री आयुर्वेद फील्ड में जो है किसको मिला है अभी, तो ये अभी की जो है न्यूज, वो पूछ सकते हैं क्यों मिला है, क्या मिला है। तो इंस्टाग्राम चैनल पे मैं ये डालता रहता हूँ, आप जो है फॉलो कर लें आयुर आर्मी इंस्टाग्राम चैनल को। तो पद्मश्री ये सब याद रख लें। अच्छा, दूसरा जो है आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में सब कुछ आपको याद रखना है। कब बनी, क्यों बनी, क्या क्या जो है विधाएं हैं, क्या मैनेजमेंट करता है, क्या काम है इसका, ठीक है, वर्क प्रोफाइल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में आप सब कुछ जानकारी रखें। अच्छा, इन सब के जो है आपको ये भी याद रखने हैं कि डायरेक्टर कौन है, सेक्रेटरी कौन है। जो भी मैं इंस्टीट्यूट्स बता रहा हूं वो आप याद रखें कि डायरेक्टर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, और जो है कब बनी, इसके कार्य क्षेत्र क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा आप याद रखें, मिनिस्टर ऑफ आयुष के बाद ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली में जितने आयुर्वेद के या आयुष के इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए। तो दिल्ली में, दिल्ली की वैकेंसी है, तो आपको दिल्ली के जितने भी आयुष इंस्टीट्यूट्स हैं उनको गूगल कर लीजिए एक बार। अब जैसे इसमें क्या क्या आ गया, अय्या हो गया, आपसे मान लो यही पूछ लें कि BMS किन किन कॉलेज में होती है, दिल्ली के कॉलेज बताइए नाम, गवर्नमेंट कॉलेज।
तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसमें बीएमएस नहीं होती है, लेकिन आयुर्वेदा में पीजी पीएचडी होती है। अब पूछे, टिबिया कॉलेज हो गया, ठीक है, सीबी पैक्स हो गया, सीबी पैक्स दिल्ली में है। तो ये दो कॉलेज आ गए जो दिल्ली में है। फिर इनके डायरेक्टर वगैरह, इनके बारे में पता होना चाहिए, खासकर अय्या के डायरेक्टर, अय्या की स्थापना कब हुई और अय्या गोवा की स्थापना कब हुई, ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा, दिल्ली में CRAV यानी कि, सॉरी, CRAV तो सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, RAV जो कि पंजाबी भाग में है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ जो है वो पंजाबी भाग में, वो क्या है, उसके कार्य क्षेत्र क्या है, क्या काम करता है वो आयुर्वेद में। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनके बारे में जो है अपडेट होनी चाहिए, वैसे होगी ही आपको। CCRAS क्या करता है, तो CCRAS कब स्थापना हुई, क्या काम करता है, क्या जो है डायरेक्टर है इनके, ये सब आपको पता होना चाहिए CCRAS के बारे में अभी, ठीक है। और TKDL, TKDL क्या होता है, TKDL तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL, तो ये आप याद रखें। ऐसे ही होम्योपैथी के जो बच्चे हैं, यूनानी के बच्चे हैं, वो अपनी जो है अपनी जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे CCRUM यूनानी की, तो या होम्योपैथी की, और NCH के बारे में, जैसे नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, ये होम्योपैथी बच्चों के लिए है। और NCISM की स्थापना कब हुई, क्या कार्य क्षेत्र है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। NCISM जो आयुर्वेदा के बच्चे हैं, तो आप जो है इनके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये रहा आयुष जीके के बारे में, जिसमें हमने प्रोग्राम देखा और कई सारे इंस्टीट्यूट देखे। बाकी जो है आपको जो मेडिसिन होती हैं वो आपको मिल जाएंगी, जैसे आयुष 64 इसलिए यूज होती है, आयुष 64 मेडिसिन का नाम है। ऐसी ही और भी मेडिसिन है आयुष, ठीक है, आयुष 64 वगैरह, तो उनको जो है आप देख लीजिएगा मेडिसिन के बारे में। आयुष, बाकी जो है आयुष क्वाथ, आयुष काढ़ा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये सारे पॉइंट जो हैं आपको जो लग रहे हैं वो आप जो है जनरल नॉलेज में आप पढ़ के जाइए एटलीस्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी हम देखते हैं कि आपको जो है, आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं, NAM की जो ये मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें आपके कार्य क्षेत्र क्या होंगे, आपको कुछ तो बताना है ना एटलीस्ट। तो आप कहेंगे मैं OPD देखूंगा, उसमें पेशेंट को देखूंगा, ठीक है, जो पेशेंट आएंगे उनको जो है जो मेडिसिन हैं सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी, उनके द्वारा जो है ट्रीट करने की कोशिश करूंगा, ये सारा जो है आपको पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आपको पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेशनल वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि अच्छा ये बताइए आप, चार डिजीज के नाम बताइए जो 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 है पैरासाइट से होते हैं, या चार डिजीज के नाम बताइए जो वायरल होते हैं, या चार डिजीज के नाम बताइए जो वाटर बोर्न डिजीज हैं, फूड बोर्न डिजीज हैं। तो ऐसे आपको नाम पता होने चाहिए, चार या दो या तीन, कुछ तो पता होना चाहिए। बिल्कुल ही आप जो है ब्लैंक हो जाएंगे तो वो जो है गलत इंप्रेशन जाएगा। आपको पता होना चाहिए वाटर बोर्न डिजीज, और जो है ये जो है आपके एयरबोर्न डिजीज, या फिर जो है कॉन्टामिनेटेड वाटर डिजीज, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए, फूडबोर्न डिजीज। और वेक्टर कंट्रोल में वेक्टर और डिजीज, जैसे कि मलेरिया तो किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, ये सब जो है वेक्टर और उसके जो है कॉजेटिव एजेंट जो है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि फाइलेरिया, वैसे दिल्ली में तो नहीं पाया जाता ये तो मलेरिया तो, लेकिन डेंगू तो होता ही है। तो इसमें क्या टेस्ट करवाएंगे, क्या जो है पॉजिटिव एजेंट है, और क्या मेडिसिन देंगे, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने ये बता ही दिया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी इमरजेंसी मैनेजमेंट भी आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए, खैर आप तो आयुष डॉक्टर की वैकेंसी के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ लिया जाता है कि अच्छा डॉक्टर साहब कि आप जो है अपनी आयुष OPD में बैठे हैं, और सडनली आपके आसपास जो है एक्सीडेंट हुआ है, और आपका ही जो है सरकारी सेंटर वहां पे दिख रहा है लोगों को, आपके पास जो है एक्सीडेंटल जो पर्सन है उसको लेकर आ गए, अब आप क्या करेंगे। तो अब आप अगर ऐसे बोलते हैं कि मैं तो रेफर करूंगा, ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, तो ये गलत है। आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, आयुष पैथी या कोई भी पैथी हो, उससे पहले आप एक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर का धर्म होता है कि आप जो है पेशेंट की जान बचाएं, चाहे कुछ भी करके, ठीक है, जितना भी आपको आता है अपनी नॉलेज के यूज करके जो है आप पेशेंट की जान बचाएं। तो आप ऐसे नहीं कहेंगे, रेफर तो करना ही है, ठीक है, वो तो लास्ट की बात है ही,
लेकिन आप कहेंगे कि ठीक है, मैं उसका जो हूँ एबीएस जो होता है एयर, जो एयरवे होता है उसको मैं क्लीन करने की कोशिश करूंगा। और जहां से भी ब्लीडिंग हो रही है तो मैं फर्स्ट एड किट किट जो होती है हमारे हॉस्पिटल में, फर्स्ट एड किट जो है क्या क्या होता है उसमें वो भी याद रखना आप। ठीक है, फर्स्ट एड किट आप लिख लीजिए। ये तो आयुष अस्पताल में भी होती है फर्स्ट एड किट। तो मैं इसका यूज करते हुए पट्टी कर दूंगा। ठीक है, उसके खून रुकने की कोशिश करूंगा। एयरवे को क्लीन करूंगा ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। अगर वो अनकॉन्शियस है और जो है हमें लग रहा है कि उसमें सीपीआर देना चाहिए तो सीपीआर देने की कोशिश भी करूंगा जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है। और सबसे पहले तो मैं 108 एम्बुलेंस नंबर जो होता है उस पे मैं कॉल कर दूंगा, ताकि जो है एम्बुलेंस जब तक आए तब तक जो है मैं मैनेज कर सकूं। तो ये, और अगर जरूरी होगा तो फर्स्ट एड किट से जो भी सहायता मैं उपलब्ध करवा पाऊंगा या जो इमरजेंसी मेडिसिन है मुझे लगेगा तो मैं उसको देने की कोशिश करूंगा। और कुछ आयुर्वेदा अगर आप ट्रीटमेंट उसमें बता सकते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा या होम्योपैथी ट्रीटमेंट बता सकते हैं उस टाइम के लिए, तो वो वेल एंड गुड है, आप जोड़ सकते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन आप जो है फर्स्ट एड किट के बारे में जरूर बताइएगा। बिल्कुल ना मत कर दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरा, फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम के बारे में आप पढ़ सकते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। एपिडेमियोलॉजी यानी कि डेंगू चिकनगुनिया मैंने बता ही दिया, वेक्टर बोर्न डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और हाँ, अभी जो है योगा डे आ रहा है, योगा डे आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में आती है ना जब वीडियो बना रहा हूँ। योगा डे आ रहा है तो योगा डे की थीम क्या है वो पता होना चाहिए, कौन सा वाला योगा डे है ये। ठीक है, कौन से नंबर का योगा डे है और किस दिन बनाया जाता है। 21 जून को बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है 21 जून को, ये क्वेश्चन आ जाता है कि भैया 21 जून को ही क्यों सिलेक्ट किया, 22 भी तो कर सकते थे, आपका बर्थडे है क्या 21 जून को। तो आप उसको याद रखें कि ये जो है, इसके बारे में गूगल पे आप कर लीजिएगा आंसर। वो राइट आंसर ज्यादा अच्छी तरह आपको पता रहेगा। खैर, आंसर तो शॉर्ट में यही है कि जो है पूरे साल में जो है सबसे लंबा दिन जिसको हम कहते हैं वो 21 जून ही है। ठीक है, तो इसलिए जो 21 जून को योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे सिलेक्ट किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल आयुर्वेदा आयुर्वेदा डे। नेशनल आयुर्वेदा डे कब बनाया जाता है, तो ये लास्ट ईयर ही घोषित हुआ था। आप याद रखें नेशनल आयुर्वेदा डे कब बनाया जाता है, तो वो गूगल कर लीजिएगा। ये सारी चीजें जो है आप लिख लें और याद कर लें। बाकी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में आपको सुप्रजा जननी और जननी सुरक्षा योजना जो मैंने बताई, एएनसी जो होती है एंटीनेटल केयर, और आप जो है क्या दे सकते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब जो है बाकी चीजें तो आप एनीमिया वगैरह जो है उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन आप आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं, तो आयुर्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आहार महाभेषज। क्या बोलते हैं आचार्य चरक, आहारो महाभेषज। तो आहार से बढ़कर कोई भी भेषज नहीं है। तो वही चीज है कि आहार के बारे में यानी कि आप डाइट के बारे में अच्छे से गाइड कर सकते हैं पेशेंट को कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। डायग्नोसिस करवाएंगे आप, और आयुष इंटरवेंशन दे सकते हैं, कुछ दवाइयाँ आप जो देना चाहते हैं, लोहा रिस्ट लोहा सब, ये सब जो है आप दे सकते हैं, तो ये आप याद रखें। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द दिल्ली आयुष हेल्थ सोसाइटी, प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिस भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो सवाल का जो आंसर जो सही लग रहा है उसके लिए तैयार रहिए। आप आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मेरे घर के पास जॉब है इसलिए जो है मैं जॉब करना चाहता हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस तो मैं बाद में भी देख कर लूंगा या शाम को भी मैं देख लूंगा। जो भी आप आंसर देना चाहते हैं सहजता से नॉर्मली आंसर उसमें दे सकते हैं। बाकी जो है इसमें, हाउ वुड यू हैंडल ए सीवियर लैक ऑफ कंप्लायंस और स्ट्रक्चर स्केप्टिज्म रिगार्डिंग आयुष ट्रीटमेंट इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंप। तो इसके बारे में जो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में जो है आपको बात करनी है। ठीक है, कि रिसर्चेज हो रही हैं लगातार, उसके बारे में जो है क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो है कुछ क्लिनिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लिनिकल क्वेश्चन जैसे कि मैं बताऊं, क्लिनिकल क्वेश्चन ऐसे बन सकता है जैसे कि वो पूछ सकते हैं कि आपके पास पेशेंट आता है और उसको खांसी है 15 दिन से, कफ है विद स्पूटम, बलगम भी आ रहा है, फीवर भी बता रहा है। तो क्या डायग्नोसिस करेंगे, क्या टेस्ट करवाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, कफ विद स्पूटम है, फीवर है, सबसे पहला टेस्ट तो यही होगा, स्पूटम फॉर एएफबी, एसिड फास्ट बेसिलाई। ठीक है, तो एसिड फास्ट बेसिलाई यानी टीबी का टेस्ट करवाएंगे आप।
मोन्टेक्स टेस्ट करवाएंगे, ये सब टेस्ट करवाएंगे। कंफर्म होता है तो उसमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के लिए हम रेफर करेंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं है, लेकिन हम फिर भी आयुर्वेद के हैं तो हम डाइट उसको जो है बताएंगे। और जो आयुर्वेदा में आपने राजेश माँ का चैप्टर पढ़ा है उससे कोरिलेट करके जो है आप बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या कोई और भी बना सकते हैं क्वेश्चन की मान लो किसी को बुखार आ रहा है, साथ में जो है उसको थकान होती है, प्लस जो है उसको सांस फूलती है, तो इसकी डायग्नोसिस क्या करेंगे। या फिर जो है किसी को बहुत दिनों से जो है फोड़े फुंसी हैं या जख्म है, वो सही नहीं हो रहा, पुराना जख्म है, तो क्या टेस्ट करवाएंगे, तो आरबीएस करवाएंगे, आप उसकी शुगर चेक करवाएंगे कि शुगर तो नहीं है। ठीक है, शुगर के लिए क्वेश्चन आ जाएगा HbA1c क्या होता है, 3 महीने की शुगर कैसे पता चलती, कौन सा टेस्ट है, तो आप कहेंगे HbA1c है, ग्लाइसिलेटेड हेमोग्लोबिन होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो सभी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आपको सबकी पता होनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन सीबीसी कब करवाएंगे, क्या क्या उसमें होता है, एलएफटी में क्या क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या है, केएफटी में क्या क्या होता है, समझ रहे हैं ना आप। एलएफटी, केएफटी, सीबीसी। फिर आपका हो गया लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या जो है वो होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लिमिट क्या होती है। ऐसे करके आप जो है कुछ टेस्ट के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, जो अधिकतर यूज होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं, हाई लेवल के भी टेस्ट नहीं, नॉर्मल टेस्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c हो गया आपका। ठीक है, बीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आजकल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, तो इसमें जो हो गया डायबिटीज मेलाइटस हो गया, बीपी यानी कि हाइपरटेंशन हो गया आपका, और थायराइड भी है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और भी जो है आप जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में ऐड कर सकते हैं जो आपको लग रहा है। तो ये जो है ओबेसिटी है जैसे कि। तो इसमें आप आयुर्वेद में क्या कर सकते हो, आयुर्वेद की जो है आपको एक आदर्श चिकित्सा पत्र आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, आदर्श चिकित्सा पत्र जरूर पढ़ के जाइएगा, और कुछ मैं रोग बता रहा हूँ यानी कि डिजीज बता रहा हूँ उनका जरूर पढ़ के जाइएगा। और दूसरा, शरीर चरक चिकित्सा स्थान जो है उसको एक बार अगर रिवाइज कर सकते तो अच्छी बात है, चरक चिकित्सा स्थान को। तो आदर्श चिकित्सा पत्र में जो है, आदर्श चिकित्सा पत्र क्या होता है, देखिए आपके पास जो है ओपीडी की स्लिप है, ओपीडी की स्लिप है, और उसमें आप क्या लिखेंगे। अब जब मान लो पेशेंट आया है, खांसी का पेशेंट आया है, उसको खांसी है, तो एक आदर्श चिकित्सा पत्र हुआ, यानी कि आप उसमें एक टैबलेट लिखेंगे, एक सिरप लिखेंगे। ठीक है, या एक काढ़ा देना तो काढ़ा लिखेंगे, स्किन डिजीज है तो एक लेप के लिए कोई भी क्रीम वगैरह देंगे या जो भी देंगे। तो उसको कहते हैं एक आदर्श चिकित्सा पत्र। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे ज्वर यानी कि बुखार का जो है पेशेंट आ सकता है, उसके लिए जो है जरूर याद रखें, जैसे सुदर्शन घनवटी, या फिर कौन सा गोजीवादी क्वाथ, कौन सा क्वाथ देना चाहते हैं, ये सब एक एक पॉइंट बताइए और अच्छी तरह बताइए। ऐसे मत बताइए गोजीवादी क्वाथ सुदर्शन, पूरा बोलिए कि सुदर्शन घनवटी, दो 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 टैबलेट सुबह दोपहर शाम। ठीक है, टीडीएस में दूंगा, और गोजीवादी क्वाथ 40 ml, लगे कि हाँ डॉक्टर है, आपको नॉलेज है, प्रैक्टिस किया है आपने, और आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। ठीक है, ऐसा रट्टू तोता जैसा ना लगे। तो ज्वर के बारे में आप जरूर याद करके जाएं, ज्वर का आदर्श चिकित्सा पत्र। दूसरा, स्किन डिजीज यानी कि फंगल डिजीज का आदर्श चिकित्सा पत्र, जिसमें आपका हो गया अर्टिकेरिया यानी कि शीत पित्त अर्टिकेरिया, और आपका हो गया इसमें दाद जो होता है, ठीक है, दद्रू जिसको कहते हैं, रिंग वॉर्म, उसके बारे में, सोरियासिस। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको आदर्श चिकित्सा पत्र और वैसे भी पढ़ के जाना है। दूसरा, आम बात यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस सबसे ज्यादा आता है पेशेंट आयुर्वेद में, तो उसके बारे में आप याद करें। क्रॉनिक डिजीज सबसे ज्यादा है, क्रॉनिक डिजीज सारी आप पढ़ के जाइएगा। संदिग्ध वात, आम बात, इसमें क्या जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे, दोनों में क्या अलग अलग टेस्ट करवाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। आम बात, संदिग्ध वात, ठीक है, और वात रक्त, वात रक्त यानी कि गाउट, संदिग्ध वात यानी कि ऑस्टियो अर्थराइटिस। तो ये जो है आपको पता, ऐसे सेम होम्योपैथी यूनानी के बच्चे पढ़ के जाएं। तो बात रक्त हो गया, स्किन डिजीज जो होती हैं क्रॉनिक वाली, उनमें जो है आयुर्वेद और आयुष का काम होता है। तो ये सब जो है कुछ डिजीज हैं जिनका आदर्श चिकित्सा पत्र जो है आपको पढ़ के जाना है। और
और अतिसार भी लिख लीजिए, अतिसार यानी कि डायरिया है, डायरिया है। दूसरा प्रमेह, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस, चैप्टर भी पढ़ लीजिए और इनके क्या क्या कंटेंट हैं, क्या क्या ड्रग्स बताए गए हैं प्रमेह। और बीपी के बारे में क्या क्या दवा देंगे बीपी में। अच्छा, योगा क्या देंगे, योग भी बता सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट हो जाएगा। अब मान लो आयुर्वेदा के आप डॉक्टर हैं, आप मेडिसिन बता रहे हैं, साथ में आपने आहार भी बता दिया इंटरव्यूअर को कि मैं उसको ये खाने को मना करूंगा, ये दूंगा, और दूसरा मैं योग के लिए मैं ये वाला योगा बताऊंगा। तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, बाकी कैंडिडेट से आप ऊपर हो जाएंगे। समझ रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक, जो स्टार पॉइंट्स होते हैं, जिससे आप जो है बाकी बच्चों से अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे जो है इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब जो है आपको पढ़ के जाना है। वैसे ये सब पढ़ाई हुआ है, नॉर्मल चीजें हैं। अब आप ये मत सोचना आज रात ही पढ़ने बैठ जाओ और पूरी रात, तो फिर कल नींद आएगी तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है। दूसरा इसमें ये सब हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया। और कुछ रोग अधिकार, रोगाधिकार यानी रोगाधिकार के बारे में आप पता हो, जैसे कि हम चरक चिकित्सा स्थान जब पढ़ते हैं तो कौन सी टैबलेट, या जैसे कोई आरोग्यवर्धनी वटी है तो उसका रोगाधिकार क्या है, उसके कंटेंट क्या है। तो कुछ मैं मेन मेन लिखवा देता हूँ जिनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। आरोग्यवर्धनी, चंद्र प्रभावटी, आरोग्यवर्धनी चंद्र प्रभावटी, ठीक है। योगराज गुग्गुल, सारे गुग्गुल पढ़ के जाइएगा। सिंहनाथ गुग्गुल, इनका रोगाधिकार और इन्होंने क्या पढ़ा है। कैशोर गुग्गुल, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे योग जिनमें स्वर्ण पड़ा है, जिसमें सोना पड़ा है, गोल्ड प्रिपरेशन, जिसमें सिल्वर पड़ा है, ऐसे योग। तो ये तीन तीन या दो दो योग याद करके जाइएगा, ये रसशास्त्र में आपको मिल जाता है। और एक फेवरेट टॉपिक होता है एकल औषध। आयुर्वेद में क्या होता है, एकल औषध। एकल औषध से क्वेश्चन बन जाता है। तो हर बीमारी की एकल औषध होती है, आपको ही पता है। जैसे कि मान लो स्किन डिजीज की बात करें तो एकल औषध हो गया नीम। नीम अपने आप में ही जो है एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं, और वो उसका यूज हम काढ़े के रूप में यूज कर सकते हैं, नहाने के रूप में उसके पानी से हम नहा सकते हैं, और उसको लेप भी कर सकते हैं नीम का। तो वो एकल औषध हो गई। आप कई बार क्या होता है कि वो बोलते हैं कि आपके ओपीडी में वो दवाई नहीं है, बाई चांस जो है वो आई नहीं है आपके फार्मेसी में दवा। तो आप कुछ ऐसी एकल औषधि बताएंगे जो उसके आसपास भी मिल जाए, जैसे गिलोय हो गया, या फिर घृत कुमारी, एलोवेरा हो गया, नीम हो गया, ये आसपास हर जगह मिल जाते हैं सबके घर के पीछे। एरंड हो गया, ठीक है, कैस्टर जिसको हम कहते हैं। तो ये सब जो है हर जगह मिल जाता है। तो आप कहेंगे हाँ ये एकल औषधि का हम इस इसमें यूज कर सकते हैं। आक हो गया, अर्क पत्र, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आपके रसोई में क्या चीजें हैं जिससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पेट में दर्द हो रहा है पेशेंट को, तो आप ऐसी क्या दवा बताएंगे जो आपके रसोई में है। तो जैसे कि हींग हो गया, ठीक है। और जो मसाले हमारे होते हैं वो सारी एक तरह से औषधियां हैं, उनका कैसे यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। अजवाइन का हम यूज कर सकते हैं। तो एकल औषध के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डू यू प्लान टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज अलोंगसाइड हैवी क्लिनिकल ओपीडी लोड। अगर ज्यादा पेशेंट आते हैं आपकी ओपीडी में तो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी अगर आपको दी जाती है तो क्या आप कर लेंगे, कैसे करेंगे। ये सब जो है तो आप कहेंगे कि हाँ डिजिटल हेल्थ पोर्टल है, ई संजीवनी वगैरह, इनके बारे में पढ़ के चले जाना है आप, तो इनको जो है हम यूज करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखना, आयुष इंश्योरेंस आजकल चल रहा है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इन आयुष सिस्टम। तो इसके बारे में भी आप पढ़ लेना, अभी नई खबर है, इंश्योरेंस आयु सिस्टम में भी होने लगा है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये आप याद रखना। बाकी ये सब मैं बता ही चुका हूँ। और डॉक्यूमेंट के बारे में आपको सब कुछ पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो इनको आप देख लेंगे, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट के बारे में, आधार कार्ड पासपोर्ट, ये सब जो है ले जाना है वो आप ले जाइएगा। तो मैंने लगभग सारी जानकारी आप सभी को दे दी है कि कैसे कैसे जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप जो है मेन डिजीज जो होती हैं आयुर्वेदा में, क्रोनिक डिजीज, उनके बारे में डिटेल में इन्वेस्टिगेशन, उनका क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रोटोकॉल है, ठीक है, नेशनल कोई ड्रग है, वो सब आपको पता होना चाहिए, इंस्टीट्यूट नेम आयुष जी के, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए।
तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, इंटरेस्टिंग वीडियो लगा होगा। मैंने तो अपनी तरफ से सारी मेहनत करी है, आपको सब बताने की कोशिश करी है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे इंटरव्यू में जब जाओगे। बस इसके बारे में जो है आप ख्याल रखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और आयुर आर्मी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा अगर आयुर्वेदा से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। कई सारे कोर्सेज हैं, फ्री डेमो वीडियो डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।